लेखक ने कल हमें ये बताया था कि एक क्रिटिक और कॉमन पर्सन के बीच में क्या अंतर होता है कि कॉमन व्यक्ति जो होता है उसको पढ़ना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू रीड, जबकि जो क्रिटिक होता है वह जानता है हाउ टू रीड। ये एक प्रमुख अंतर था उसमें, और कई बार क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पुटअप हुआ है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, नो डाउट यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस कंफ्यूजेस रीडिंग विल स्टडी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो स्टेटमेंट है, रीडिंग क्या होती है, स्टडी क्या होती है, तो रीडिंग और स्टडी में कंफ्यूज पैदा करता है। मतलब आप पढ़ने को ही अध्ययन करना कहते हैं क्या? स्टडी और रीडिंग बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स, और आपको पता होना चाहिए स्टडी और रीडिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी। तो रीडिंग और स्टडी का डिफरेंस भी अपन को देखना है। यू माइट से, आप कह सकते हैं, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसॉफी और साइंस, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र को पढ़ते हैं, साइंस विज्ञान को पढ़ते हैं, देन वी डू स्टडी, तब देन वी रीड वेरी थ्रोली, तो अपन इनको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। थ्रोली का मतलब होता है यहां कंप्लीटली, पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। स्टूडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, जब इस प्रकार के कंटेंट को पढ़ा जाता है, चाहे से वो हिस्ट्री हो, चाहे से वो फिलोसॉफी हो, चाहे से वो साइंस की पुस्तक हो, जब अपन इनको पढ़ते हैं तो बड़े थ्रोली पढ़ते हैं, कंप्लीटली पढ़ते हैं, हर चीज को समझते हुए पढ़ते हैं, हर चीज मीनिंग का अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट स्लोली, धीरे धीरे जो लिखावट है उस लिखावट के दृष्टिकोण को समझते हुए पढ़ते हैं, उस लिखावट के अभिप्राय को देखते हुए पढ़ते हैं। ज्वाइन प्रोविडर एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं। देखिए, लेखक ये कहता है कि जब हम किसी विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम फिलोसॉफी को पढ़ते हैं, या फिर कोई इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं, तो हम बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, हर शब्द का मीनिंग समझते हुए पढ़ते हैं, जो लिखावट है उस लिखावट को हर दृष्टिकोण से समझते हुए पढ़ते हैं, लिखावट का अभिप्राय समझते हुए पढ़ते हैं, और जो चीज लिखी हुई है, जो कंटेंट लिखा हुआ है, उस कंटेंट को समझते हुए पढ़ते हैं। दिस इज ए हार्ड स्टडी, इसे गहन अध्ययन कहा जाता है। दिस इज ए हार्ड स्टडी, इसे गहन अध्ययन कहा जाता है। बट व्हेन वी रीड स्टोरी और ए पोएम आउट ऑफ क्लास, लेकिन कक्षा से बाहर जब हम कोई कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं या जब कोई कविता पढ़ते हैं, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो हम इसको सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन युवा व्यक्ति अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और देखिए ये दोनों का अंतर हो गया कि स्टडी और रीडिंग में क्या अंतर है। एनी बुक दैट इज रीड ओनली फॉर अम्यूजमेंट, कोई भी पुस्तक यदि अम्यूजमेंट के लिए पढ़ी जाती है, देन इट इज रीडिंग, तो इसको रीडिंग कहा जाता है। एंड व्हेन ए बुक इज रीड सीरियसली, डूइंग स्टडी ऑफ एवरी रिटन वर्ड, हर लिखे हुए शब्द का अध्ययन करते हुए किसी पुस्तक को गंभीरता से पढ़ा जाता है, तो उसे स्टडी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? स्टडी कहते हैं। ये दोनों का अंतर है भाई, ध्यान से समझ लेना आप। कहने का मतलब, यदि आप किसी पुस्तक को मियर अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ आप अपने आनंद के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं, तो वह जो आपकी स्टडी है या वो जो है उसको आप रीडिंग कहते हैं। और किसी पुस्तक को यदि आप गंभीरता से पढ़ते हैं, उसकी लिखावट को समझते हुए पढ़ते हैं, उसके हर मीनिंग को समझते हुए पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं, तो उसको आप स्टडी कहते हैं, उसको आप अध्ययन कहते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में सच्ची बात यह है
कि एवरी बुक वर्थ रीडिंग ought टू बी रीड इन प्रीसियसली द सेम वे, कि हर पुस्तक जो भी लिखी गई है उस पुस्तक को बिल्कुल ठीक ठीक इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। किस तरीके से पढ़ना चाहिए? गंभीरता से पढ़ना चाहिए, समझते हुए पढ़ना चाहिए। जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो लिखावट लिखी हुई है, उसको हर दृष्टिकोण से समझते हुए पढ़ना चाहिए। द सेम वे दैट साइंटिफिक बुक इज रीड, यानी कि हर पुस्तक का अध्ययन वैसे ही किया जाना चाहिए जैसे कि एक वैज्ञानिक पुस्तक को पढ़ी जाती है, विज्ञान से संबंधित पुस्तक को पढ़ी जाती है। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, किसी भी पुस्तक को सिर्फ और सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए, किसी भी पुस्तक को सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए। एंड एवरी बुक worth reading should have the same amount of value in that a scientific book has, और हर पुस्तक जो लिखी गई है उस पुस्तक की वैल्यू एक वैज्ञानिक पुस्तक के समान ही होती है। यानी चाहे से वो कोई हमारी कहानी की पुस्तक हो, चाहे से वो हमारी कोई पोइम्स की पुस्तक हो, चाहे से हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको भी जब लिखा गया है तो उसकी लिखावट की जो वैल्यू है वो साइंटिफिक वैल्यू है, उसको भी एक वैज्ञानिक वैल्यू के आधार पर लिखा गया है। इसलिए हर पुस्तक को अम्यूजमेंट के आधार पर नहीं पढ़ना चाहिए, अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ आनंद और खुशी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हर पुस्तक को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? उसी प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए जिस प्रकार से एक विज्ञान की पुस्तक को पढ़ा जाता है। मे बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड, हालांकि पुस्तक की वैल्यू अलग प्रकार की हो सकती है भाई। जैसे साइंटिफिक पुस्तक होती है, वैज्ञानिक पुस्तक होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है। दूसरी जो पुस्तक, यदि आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई रीडिंग पढ़ रहे हैं, कोई दूसरी पोइम पढ़ रहे हैं, वो पुस्तक भी उसकी जो वैल्यू है हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन उसकी वैल्यू भी वैज्ञानिक पुस्तक के समान ही है, विज्ञान की पुस्तक के समान ही है। इसलिए उसको वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए। और देखिए अंडरलाइन कर लेना है नीचे वाली ये दो लाइन को। आफ्टर ऑल ए गुड बुक ऑफ फिक्शन, लेखक कहता है चाहे से कोई कथा साहित्य हो, फिक्शन का मतलब होता है कथा साहित्य, चाहे से कोई कथा साहित्य हो और रोमांस या फिर कोई प्रमाख्यान हो, प्रेमाख्यान। रोमांस किसे कहते हैं? प्रेम पर व्याख्यान देने वाली पुस्तक। तो चाहे से प्रेमाख्यान हो, पोइट्री, या फिर कोई चाहे काव्य हो, पद्य जिसे अपन कहते हैं, इज ए साइंटिफिक वर्क। इन समस्त पुस्तकों का काम भी साइंटिफिक होता है, वैज्ञानिक होता है। यानी कि जिस प्रकार से विज्ञान की पुस्तक हमें कुछ सिखाती है, हमें कुछ मार्गदर्शन प्रदान करती है, हमें कुछ नई नई चीजें हमारे सामने लाती है, और जिस प्रकार से विज्ञान की पुस्तक को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय वो अपनी गूढ़ता को खोलती है, उसी प्रकार से चाहे से कोई पुस्तक कथा साहित्य की हो, चाहे से प्रेम पर व्याख्यान देने वाली कोई पुस्तक हो, पोइट्री या फिर कोई पद्य की पुस्तक हो, काव्य हो, इन सबका भी साइंटिफिक वर्क ही होता है। ये पुस्तकें भी साइंटिफिक बुक्स ही होती है। क्यों? इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, क्योंकि ये पुस्तकें एक विज्ञान नहीं, एक विज्ञान से ज्यादा सिद्धांतों के ऊपर आधारित होती है। आपकी विज्ञान की पुस्तक तो विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है, लेकिन ये प्रेम का व्याख्यान देने वाली पुस्तकें, ये कथा साहित्य, ये कविताओं की पुस्तकें, ये एक से ज्यादा विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है। क्यों? स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, क्योंकि ये व्यक्ति के नेचर रूपी जो सबसे बड़ा विज्ञान है उसका, उस पर व्याख्यान देती है, उसको बताती है। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई शुड द बुक ऑफ रोमांस, फिक्शन एंड पोइट्री शुड बी रीड लाइक ए साइंटिफिक बुक, या व्हाई आर द बुक्स ऑफ रोमांस, फिक्शन एंड पोइट्री आर कंपेयर्ड विद साइंटिफिक बुक। इन पुस्तकों की तुलना वैज्ञानिक पुस्तकों से क्यों की जाती है? इसका जवाब है बिकॉज दे आर कंपोज्ड
because they are composed according to the principles of the great science of life, the knowledge of human nature. क्योंकि इन पुस्तकों की रचना महान विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सी विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है? मनुष्य के जीवन के सिद्धांत, यानी कि ह्यूमन नेचर, मनुष्य की प्रवृत्ति के सिद्धांतों पर आधारित होती है, इसलिए इनको भी गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए। The first thing which a scholar should bear in mind is that, पहला क्वेश्चन बनेगा, what should a scholar bear in his mind? एक व्यक्ति को अपने माइंड में कौन सी चीज पचा लेनी चाहिए, एक व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में कौन सी चीज बियर कर लेनी चाहिए, यानी कि सहन कर लेनी चाहिए, या फिर यहां बियर का मतलब है ध्यान लगाना। एक स्कॉलर को कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? उसको ध्यान रखना चाहिए that a book ought not to be read for mere amusement. एक स्कॉलर को, विद्वान को इस बात को समझ लेनी चाहिए कि एक पुस्तक को सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ा जा सकता। अब देखिए, स्कॉलर जो होगा, विद्वान जो होगा, उसमें कल जो क्वेश्चन आया था वो क्या आया था कि एक कॉमन पर्सन और क्रिटिक में क्या अंतर था। तो समझना, आपने उसी क्वेश्चन को दोहरा रहा हूं। एक कॉमन पर्सन और क्रिटिक में क्या अंतर था कि कॉमन पर्सन नोज हाउ टू रीड ए बुक, कॉमन पर्सन डज नॉट नो हाउ टू रीड ए बुक व्हाइल द क्रिटिक नोज हाउ टू रीड ए बुक। यही अंतर था। अब आज ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से घूम सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्कॉलर एंड ए कॉमन मैन? स्कॉलर और कॉमन मैन में क्या अंतर है? तो सेम अंतर है। कॉमन मैन पढ़ना नहीं जानता है और स्कॉलर जो होता है वो विद्वान होता है। he knows how to read a book, he never read a book for mere amusement। और दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो, कॉमन मैन रीड्स द बुक फॉर amusement while the scholar does not read any book for mere amusement। वह कभी अम्यूजमेंट के लिए पुस्तक नहीं पढ़ता। फिर एक क्वेश्चन बनेगा नीचे की 2 लाइन में, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट। आधे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, जिनको तो विद्वान नहीं कहा जा सकता भाई, आधे पढ़े लिखे लोग होंगे उनको विद्वान थोड़ी कहोगे, विद्वान तो पूरा पढ़ा हुआ होता है। तो हाफ एजुकेटेड पीपल या हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट। आधे पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो आनंद के लिए पढ़ते हैं, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। और इन लोगों को इस बात के लिए ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। ऐड करना, इन लोगों को इस बात के लिए ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता ब्लेम? क्योंकि उन लोगों की सोच ही उतनी है, उन लोगों की पावर ही उतनी है, वे लोग पुस्तक को कैसे पढ़ा जाता है ये जानते ही नहीं है। इसलिए हाफ एजुकेटेड लोग हमेशा पुस्तकों को सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, और ऐसे लोगों को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने के कारण आप ब्लेम नहीं कर सकते, आप उन पर आरोप भी नहीं लगा सकते। They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature। इन लोगों पर आप नियर अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने के कारण आरोप क्यों नहीं लगा सकते? हम इसलिए आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि ये लोग साहित्य की गहन जो क्वालिटीज होती है, साहित्य के जो गहन गुण होते हैं, उन गुणों को एप्रिशिएट करने में असफल होते हैं, एप्रिशिएट करने में असमर्थ होते हैं। वे नहीं समझ सकते। आज एक हाफ एजुकेटेड व्यक्ति को आप साइंटिफिक कोई पुस्तक पढ़ाते हो तो वो साइंटिफिक पुस्तक का जो कंटेंट है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसको नहीं समझ पाता। वो एक कहानी सुन लेगा, कहानी का अभिप्राय क्या है, किस शैली में लिखी गई है, किस भाषा में लिखी गई है, जो शैली है वो गूढ़ है या नहीं है, जो शैली है वो इंस्पिरेशनल है या नहीं है, ये सारी चीजें एक हाफ एजुकेटेड व्यक्ति नहीं जानता। इसलिए हाफ एजुकेटेड व्यक्ति को नियर अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने के लिए आप ब्लेम नहीं कर सकते। क्यों नहीं ब्लेम कर सकते? क्योंकि ये वो व्यक्ति होते हैं जो साहित्य की गहन गुणों को नहीं समझ सकते, उनको एप्रिशिएट नहीं कर सकते। बट अ यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी, लेकिन एक युवा व्यक्ति
जो यूनिवर्सिटी के कोर्स को पास किया है, जिसने विश्वविद्यालय की डिग्री ली है, जिसने बीए, बीएससी, बीकॉम या एमएससी, एमकॉम और एमए किया है, ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट। उस व्यक्ति को तो अपने आप को पहले दिन से ही डिसिप्लिन कर लेना चाहिए, पहले दिन से ही अनुशासित कर लेना चाहिए। किस बात के लिए? मियर अम्यूजमेंट के लिए, नहीं पढ़ने के लिए। लेखक कहता है, देखिए क्वेश्चन बनेगा, व्हाट शुड ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डिसिप्लिन हिमसेल्फ फॉर? एक विश्वविद्यालय के बच्चे को या छात्र को या व्यक्ति को अपने आप को किस चीज के लिए डिसिप्लिन कर लेना चाहिए? उसको इस बात के लिए डिसिप्लिन कर लेना चाहिए कि वो कभी भी मियर अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़े। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कभी भी मियर अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़े। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, और यदि एक बार आपने अपने अंदर इस फॉर्म को, डिसिप्लिन को बना लिया, यदि आपने एक बार अपने आप को मियर अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ने के लिए आपने अपने आप को डिसिप्लिन कर लिया, he will find it impossible to read for mere amusement, तो फिर वो अपने आप को कभी भी मियर अम्यूजमेंट को पढ़ने में असमर्थ पाएगा। यानी एक बार यदि आप चीजों को गंभीरता से पढ़ने लग गए, आपने आपको डिसिप्लिन कर लिया आपने गंभीरता से पढ़ने के लिए, तो फिर कभी भी आप जीवन में मजाक के लिए, आनंद के लिए आप अध्ययन नहीं करेंगे, फिर आप उस चीज को गंभीरता से ही पढ़ेंगे। He will then impatiently throw down any book for which he cannot obtain intellectual food। ध्यान देना, आप बहुत बड़ी बात कर रहा है लेखक। इसलिए ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को सीरियसली पढ़ने के लिए डिसिप्लिन कर लिया है, ऐसा व्यक्ति फिर उस पुस्तक को उठाकर फेंक देता है, उस पुस्तक को पढ़ना पसंद नहीं करता। कौन सी पुस्तक को? जो उसको इंटेलेक्चुअल फूड प्रदान नहीं करती है, जो उसको बौद्धिक भोजन प्रदान नहीं करती है, यानी जो उसका जो माइंड है, जो इंटेलिजेंस है उसकी, उस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग नहीं उतरती है। मतलब फिर उस पुस्तक को वो पढ़ना बंद कर देता है जिस पुस्तक में उसको नॉलेज नहीं मिलती है। इंटेलेक्चुअल फूड है क्या? नॉलेज है। तो जिस पुस्तक में नॉलेज नहीं होगी उस पुस्तक को फिर वो अधीरता के साथ फेंक देगा, इम्पेशेंसली फेंक देगा, फिर उस पुस्तक को वो नहीं पढ़ेगा। देखिए, ऐसी पुस्तक जो इंटेलेक्चुअल फूड प्रदान नहीं करती है, एंड ए बुक, एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशन, और ऐसी पुस्तक जो उसकी उच्च भावनाओं तक नहीं पहुंच पाती है, ऐसी पुस्तक जो उसकी हायर इमोशंस तक नहीं पहुंच पाती है, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और जो उसकी बुद्धि तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी बुद्धि को नहीं झकझोर देती है, ऐसी पुस्तकों को फिर वो व्यक्ति पढ़ना बंद कर देता है, उन पुस्तकों को वो अधीरता के साथ दूर फेंक देता है। बट ऑन द अदर हैंड, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or अफीम smoking। दूसरी तरफ आनंद के लिए पढ़ने की आदत हजारों लोगों की सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए पढ़ने की आदत वैसे ही बन जाती है जैसे कोई शराबी की शराब पीने की आदत बन जाती है, और इसके बाद में हम देखें तो कोई दूसरा यानी कि अफीम स्मोक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी अफीम स्मोक करने की आदत बन जाती है। इट इज लाइक ए नार्कोटिक, एक प्रकार से ये उपविष है। नार्कोटिक का मतलब होता है उपविष या विष। ये एक प्रकार से नार्कोटिक है, समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम। ऐसा नार्कोटिक, ऐसा नशा जो हमें सिर्फ और सिर्फ समय पास करने में हेल्प करता है। समथिंग दैट कीप अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, एक ऐसा नशा जो हमें लगातार सपने देखने में सहायता प्रदान करता है, लगातार सपने दिखाता है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, ये एक ऐसा नशा है जो व्यक्ति के विचारों की क्षमता को नष्ट कर देता है, जो व्यक्ति के विचार करने की क्षमता को नष्ट कर देता है।
गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सप्रेस्ड पार्ट ऑफ द माइंड, ये वो नशा है जो सिर्फ व्यक्ति का जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के ऊपरी ऊपरी हिस्से को क्या करता है, एक्सरसाइज करवाता है। व्यक्ति के ऊपरी मस्तिष्क के सरफेस को, ऊपरी सतह को क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करवाता है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग एंड हायर फैसिलिटीज ऑफ प्रिसेप्शन एम्प्लॉयड, और बाकी की जो दूसरी चीजें होती है, डीपर स्प्रिंग्स यानी कि बड़े स्रोत, फीलिंग एंड हायर फैसिलिटीज सोचने की जो उच्च क्षमताएं होती है, और प्रिसेप्शन एम्प्लॉयड या फिर ज्ञान बोध, ये सारे के सारे असंलग्न हो जाते हैं। कहने का मतलब, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ पुस्तक को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है तो उसकी एक प्रकार से आदत हो जाती है, ये उसके लिए एक प्रकार से नशा है, ये उसके लिए एक प्रकार से नारकोटिक्स के जैसे है। जिस प्रकार से कोई शराब पीने वाले व्यक्ति का शराब पीने का नशा होता है, अफीम स्मोक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका अफीम स्मोक करने का नशा होता है, और ये जो आदत है सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने की आदत, ये एक प्रकार से नशा है व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति के मस्तिष्क के ऊपरी भाग को ही एक्सरसाइज देता है। मतलब हमारे मस्तिष्क के अंदर जो डीप और गूढ़ रहस्यों का आकलन करने वाली जो ग्रंथियां हैं वो बंद रहती है। सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह की जो हमारी एक प्रकार से ये कहें कि जो अंग है मस्तिष्क के, वो काम करते हैं, और ऐसे व्यक्ति ज्ञान बोध से अलग रहते हैं। उस पुस्तक में दिया गया जो ज्ञान है उस ज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, वह इसके जो डीपर क्वालिटीज होती है, इसकी जो गहन गुण होते हैं, उन गुणों को नहीं समझ पाते हैं। द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड ओनली वंस और मोर देन वंस। ध्यान देना, एक 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको अपन कल देखेंगे। सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन लिखिए और इसके बाद में फिर अपन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड स्टडी? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस between reading and study? इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, why does the writer compare a book of fiction romance or poetry with a scientific book? Question number 3, what should a scholar bear in his mind?
Why can the half educated man not be blamed for reading for only amusement? What should a young man who has passed through a course of university a course of university be disciplined for? Disciplined for. What books does a scholar or serious reader? What books does a scholar or serious reader not like to read? Why does writer compare reading for amusement with narcotic? ये हमारे पास आज का ये जो लेसन है इसमें से 7 क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज and tell me have you done or not? ले लिया? ठीक है, अब आप लोग इसमें से कुछ आपके डाउट्स हो तो वो पूछ लीजिए। क्लियर योर डाउट्स इफ यू हैव।
सिमरन राठौर, मनीष खंडेलवाल, विकास कमलेश। जल्दी पूछिए बेटा, कोई डाउट्स हो तो, मेरे पास 1 मिनट है, 1.5 मिनट है। नारकोटिक का मतलब होता है बेटा नशा। महिमा यादव, नारकोटिक नशे से संबंधित होता है, नशा होता है। रिकी शर्मा को कोई डाउट नहीं है। और पूछिए, यदि डाउट नहीं है तो आप कमेंट में लिखिए कि मेरे को डाउट नहीं है, वरना मैं ये मानूंगा कि आपके चैप्टर समझ में नहीं आया। रिकी शर्मा को डाउट नहीं है। सर व्हाट्स द बेसिक मीन ऑफ नारकोटिक? अरे नारकोटिक का मतलब ही नशा है, बेसिक मीन्स क्या होता है? ये कौन है? तीशा है क्या? तीशा क्या है ये नाम? तीशा जहांगीर, कोई डाउट नहीं है। यासिका को डाउट नहीं है। जितेंद्र को डाउट नहीं है। प्रीत शर्मा को डाउट नहीं है। मनीष खंडेलवाल को डाउट नहीं है। यश कुमार को कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट? शीतल को कोई डाउट नहीं है। अमन जाट को भी कोई डाउट नहीं है। अभिषेक कंवर, अभिषेक कुमावत को कोई डाउट नहीं है। चलो किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप लोग एक बार जितना चैप्टर अपन ने आज तक पढ़ा है, कल और आज, इसको एक बार आप रीड आउट करेंगे, और रीड आउट करके फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप मेंशन करके रखें, या फिर मेरे जो